हाय एवरीवन आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो आज हम 19 जून 2021 के न्यूज़ आर्टिकल डिस्कस कर लेते हैं ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस। आई एम रियली सॉरी फॉर डिले। और उसका भी कुछ रीज़न था, ये माइनर सी इंजरी थी। ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं मिल्खा सिंह से। ठीक है, तो मिल्खा सिंह आज पूरे आपने जो टीवी में भी न्यूज़ देखी होगी इनसे रिलेटेड, तो कुछ इनकी फेमस कोट भी हैं। He passed away yesterday. And discipline, hard work, willpower. My experience made me so hard that I wasn't even scared of death. And हार्ड वर्क, विल पावर एंड डेडिकेशन, तो ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए हम में। इसके अलावा डोंट बी अफ्रेड ऑफ मूविंग स्लोली, बी अफ्रेड ऑफ स्टैंडिंग स्टिल। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये कोट है। तो इनको फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता था। फ्लाइंग सिख क्रिमेटेड विद फुल स्टेट ऑनर्स इन चंडीगढ़। एंड इंडिया के ये ट्रैक एंड फील्ड स्प्रिंटर थे। और जो गोविंदपुर उस टाइम पे अनडिवाइडेड इंडिया था, ठीक है, पाकिस्तान में, अभी जो वर्तमान पाकिस्तान है, ब्रिटिश इंडिया में ये बॉन्ड हुए थे गोविंदपुर मुजफ्फरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। एंड introduced to the sport while serving in the Indian Army. He is the only athlete to win gold at 400 meters at the Asian Game as well as the Commonwealth Game. और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था 1958 और 1962 एशियन गेम्स में। ठीक है, और इनकी जो वाइफ है उनकी अभी कुछ ही दिन पहले डेथ हुई थी। सो देख लेते हैं और क्या इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। कि लार्जेस्ट बोइंग है 737 मैक्स। फाइनल वर्जन ऑफ बोइंग 737 मैक्स इज द मैक्स 10, टेक्स ऑफ फ्रॉम रेंटन एयरपोर्ट वाशिंगटन। और ये डिज़ाइन किया गया 230 पैसेंजर्स के लिए, compete विद द A321 न्यू फ्रॉम यूरोपियन राइवल्स एयरबस। तो यहाँ पे एक नेस्कॉम की रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट में कहना है कि जो ये इंडस्ट्री है, टेक एवोल्यूशन ऑटोमेशन विल लीड टू न्यू आईटी सेक्टर जॉब्स। इंडियन आईटी सेक्टर कंटिन्यूज टू बी अ नेट हायरर ऑफ स्किल्ड टैलेंट। और जो टेक्नोलॉजी का एवोल्यूशन है और जो ऑटोमेशन का इंक्रीज हो रहा है इतना ज़्यादा, ये क्या करेगा, नई जॉब क्रिएट करेगा। ठीक है, तो 96,000 प्लान्ड एडिशन ऑफ न्यू एम्प्लॉयज बाय टॉप 5 इंडियन आईटी कंपनीज फॉर 2021-2022। और ये एक रिपोर्ट है। ठीक है, तो बीपीएम सेक्टर पता होना चाहिए, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सेक्टर। ठीक है, डोमेस्टिक और इन हाउस ये सेक्टर है बीपीएम सेक्टर। और द सेक्टर हैज़ इंडिकेटेड इट्स कमिटमेंट एंड इन्वेस्टमेंट टुवर्ड्स रैपिड एनहेंसमेंट ऑफ वर्कफोर्स एंड। एक इसको भी आप ऐड कर लो अपने नोट्स में। इंडियन ओरिजिन जज इज़ फर्स्ट पर्सन ऑफ कलर टू बी नॉमिनेटेड टू कैनेडाज एपेक्स कोर्ट। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने नॉमिनेट किया है इंडियन ओरिजिन जस्टिस महमूद जमाल। ठीक है, जस्टिस महमूद जमाल टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैनेडा, मेकिंग हिम द फर्स्ट पर्सन ऑफ कलर टू बी नेम्ड इन द एपेक्स कोर्ट ऑफ द कंट्री। ठीक है, जमाल, महमूद जमाल। यहाँ पे अभी तक सीज़ फायर का मतलब एक तरीके से वॉयलेशन ही हो रहा है। इजरायली जो एयर स्ट्राइक्स हैं, अभी दोबारा से उन्होंने गाज़ा पे एयर स्ट्राइक किया है और ये नहीं रुकने का नाम ले रही है ना। थर्सडे नाइट फॉर द सेकेंड टाइम इन 3 days आफ्टर पैलेस्टीनियन मिलिटेंट सेंट इंसेंडरी बैलून्स एंड फार्म लैंड इन सदर्न इसराइल फॉर द थर्ड डे इन रो। ये लोकेशन आप एक बार मैप में ज़रूर देखिएगा, बार बार इनको एक बार रिवाइज करते रहना है। वन मोर इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो यहाँ कॉर्नर में है, एंटोनियो गुटरेस से रिलेटेड। तो यूनाइटेड नेशन के चीफ गुटरेस, इनको रीअपॉइंट किया गया है, मतलब सेकंड टर्म के लिए अपॉइंट हुए हैं। एंड सेकंड 5 year टर्म ऑन फ्राइडे बाय द 193 मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ठीक है, तो 15 मेंबर होते हैं इसके सिक्योरिटी काउंसिल। This month recommended the General Assembly reappoint Guterres. His second term starts on beginning of January 1st, 2022. एंड गुटरेस से पहले कौन थे, बैन की मुन थे जनवरी 2017 में। ठीक है, और ये है। अब यहाँ पे सलीम अली को कौन भूल सकता है ना। सलीम अली को बोला जाता है बर्ड मैन ऑफ इंडिया, बर्ड मैन ऑफ इंडिया। इन्होंने बहुत ज़्यादा रिमार्केबल अचीवमेंट मतलब किए थे।
और फेमस ऑर्निथोलॉजी जो है उसको काफ़ी प्रमोट किया था। इनके ही मतलब बहुत सारे काम इन्होंने किए थे ऐसे, ठीक है। तो कल इनकी एनिवर्सरी है, डेथ एनिवर्सरी, ठीक है। तो इस वजह से भी ये है 34th डेथ एनिवर्सरी ऑन June 20। इट इज़ टाइम टू रिमेंबर द बुक दैट अली गेव अस विच टुक अस ऑन द मैजिकल जर्नी टू द बर्ड्स। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स और पाकिस्तानी बर्ड इनकी एक और बुक थी। यहाँ पे देख लेते हैं इनके बारे में थोड़ा बेसिक। इनको जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स हैं मतलब सेकंड एंड थर्ड, पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण, वो 1976 एंड 1958 में पद्म विभूषण दिया गया था। और ही वॉज बॉर्न इन 12 नवंबर 1896। सलीम मोहजुद्दीन अब्दुल अली वॉज एन इंडियन ऑर्थनोलॉजिस्ट एंड नेचुरलिस्ट। इनको बर्डमैन ऑफ इंडिया बोला जाता है और फर्स्ट इंडियन थे। इन्होंने सिस्टमैटिक बर्ड सर्वे पूरे इंडिया में कराया था। बर्ड्स पे बुक लिखी थी दैट पॉपुलराइज ऑर्थनोलॉजी और इंथोलॉजी। एंड बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ने फिगर आउट किया, मतलब की फिगर ये बने थे 1947 में। इनका जो पर्सनल इन्फ्लुएंस था, तब गवर्नमेंट का सपोर्ट मिला इस ऑर्गेनाइजेशन को। और फिर भरतपुर बर्ड सेंचुरी जो केवलादेव नेशनल पार्क है, ठीक है, वो भी यहाँ पे बनी थी। इन्होंने जो था साइलेंट वैली नेशनल पार्क में जो डिस्ट्रक्शन था उसको भी प्रिवेंट किया। और सेकंड एडिशन जो था विच वाज कंप्लीटेड आफ्टर हिज डेथ, इस वाली बुक का, हैंड बुक ऑफ द बर्ड्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। एंड बाकी सारी चीज़ें हमने देख ही ली हैं। इनके बहुत सारी जो स्पीसीज़ हैं बर्ड की, बर्ड सेंचुरी इंस्टीट्यूशन, सलीम अलीज फ्रूट बैट है ना, तो इनके नेम पे भी हैं। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये पर्सन है। ओके, एक ये आप आर्टिकल देख लेना, डिस्कॉम की क्या हालत है अभी हमारे यहाँ पे जो कंपनीज हैं। इम्प्रूविंग फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ डिस्कॉम नीड्स रेडिकल चेंजेस दैट डिमांड पॉलिटिकल विल की यहाँ पे ज़रूरत है। अगर हमारे जो डिस्कॉम सेक्टर में अगर इम्प्रूवमेंट लाना है, एल्स सेक्टर विल रिमेन डिपेंडेंट ऑन रेस्क्यू पैकेजेस। बस रेस्क्यू पैकेजेस पे ये चलता रहेगा, ठीक है। बाकी जो यहाँ पे ये G7 मीट पुशेस द क्लाइमेट बर्डन ऑन द लार्ज डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया। तो ये क्लाइमेट जो अभी कॉर्नवेल में जो G7 सबमिट हुई थी, तो उससे रिलेटेड है। और यहाँ पे क्या होता है, जो रिच डेमोक्रेसीज हैं वर्ल्ड की, तो मेन उनको ये क्या बोला गया था, वो कमिटेड रहेंगी। जो डेवलपिंग कंट्रीज होंगी या फिर पुअर कंट्रीज होंगी, वहाँ पे वो क्या करेंगी, क्लाइमेट चेंज से जो मतलब समस्याएं हो रही हैं, तो उसके लिए वो वहाँ पे फंड देंगी। सो फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी आर द की एरियाज वेयर द इंडस्ट्रियलाइज्ड वेस्ट कैन एंड मस्ट लीड। हाउएवर द G7 केम अप शॉर्ट इन ओनली reaffirming the collective developed countries commitment of 100 billion per year, and this pledge was made in Copenhagen। 2009 में ये pledge ली थी and is nowhere near being reached, ठीक है। तो अभी ये भी चीज़ नहीं सुनी जा रही है। बाकी ये जो इम्पोर्टेंट था एक ये था, whose party is it anyway when rival faction lay claim as an LGP election commission must settle question using guideline and president। तो SY कुरैशी ने ये बेहतरीन आर्टिकल लिखा था। अब देखो, बहुत बार तो हमने ये सुना है कि जैसे दल बदल होता रहता है, आया राम गया राम, कि पार्टी में क्या होता है, स्प्लिट होने से मतलब जो मेंबर होते हैं वो एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में चला जाता है। लेकिन कभी ये होता है कि फ्रैक्शन हो जाते हैं, पार्टी में ही दो सेगमेंट हो जाते हैं। जैसे कि अगर जैसे सपोज बीजेपी है, तो बीजेपी में दो सेगमेंट हो गए, बीजेपी डिवाइड हो गई, ठीक है। एक किसको सपोर्ट कर रहे हैं, मोदी, दूसरे सपोर्ट कर रहे हैं आदित्यनाथ, ठीक है। तो अब किसको क्या मिलेगा, ये बोल रहे हैं कि जो बीजेपी नाम है और या फिर जो लोटस का सिंबल है वो यहाँ इनको मिलना चाहिए, ये बोल रहे नहीं इनको मिलना चाहिए। तो ये सब चीज़ें मतलब कौन डिसाइड करेगा। तो इसी तरीके का जो पॉलिटिकल स्प्लिट है, तो इलेक्शन कमीशन जो हमारा चुनाव आयोग है, तो उनका क्या मैकेनिज्म है, सुप्रीम कोर्ट का क्या यहाँ पे कहना है, तो वो ऑथर ने इन सब के बारे में यहाँ बताया था। अभी यहाँ पे जो ड्रामेटिक डेवलपमेंट देखने को मिला वो LGP ने से देखने को मिला, क्योंकि यहाँ पे जो तेजस्वी और ये सब है ना, तो इनके बीच में काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट चल रहे थे इनके ही पार्टी में, LGP की। एंड प्रोसीजर इन्वॉल्व इन द रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन सेटलिंग द डिस्प्यूट। तो इलेक्शन कमीशन का क्या यहाँ पे रोल है, अगर देखो पार्टी में स्प्लिट होता है तो इलेक्शन कमीशन डज नॉट टेक सुओ मोटो कॉग्निजेंस। लेकिन वहाँ पे मतलब वो खुद इंटरवेन नहीं करेंगे। लेकिन क्या होता है, अगर वो कोई पार्टी उनको अप्रोच कर रही है, तो तब वो यहाँ पे आते हैं स्थिति को मतलब सुधारने के लिए, वो उनका काम यहाँ पे फिर होता है। एंड देन द कमीशन स्टार्ट द क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग बाय गिविंग नोटिस टू वन अनदर फ्रैक्शन। तो ये किसके अंतर्गत होता है जो नोटिस देते हैं, सेक्शन 15 ऑफ इलेक्शन सिंबल
ठीक है। सेक्शन 15 ऑफ इलेक्शन सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एक हमारे यहाँ पे क्या है कि कौन, मतलब जैसे कमल किसको मिलेगा, हाथ का चिन्ह है वो किसको मिलेगा, ठीक है। तो इसके लिए हमारे यहाँ पे ये डिसाइड करने के लिए इलेक्शन सिंबल्स रिजर्वेशन अलॉटमेंट ऑर्डर है 1968 का, टू गिव इट्स वर्जन, ठीक है। तो सेक्शन 15 का ये है, सेक्शन 15 में ये बोला गया है। अब ये होता है कि इसमें एविडेंस लाने पड़ते हैं सपोर्ट के लिए, ठीक है, एविडेंस लाने पड़ते हैं सपोर्ट के लिए। सो इलेक्शन कमीशन एग्जामिन्स द claims and counter claims of two faction to determine which one has the majority, कि अगर जिसके जिसके जो एविडेंस होंगे ज़्यादा सपोर्टिव होंगे, जिसमें ज़्यादा मेजोरिटी होगी, तो उसको एग्जामाइन करना है। एंड इलेक्शन कमीशन लुक्स एट द स्ट्रेंथ, कि किसकी पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन में कितने, कौन किसके साथ है, कितने एमएलए है ना, जो सब सारे जो मेंबर हैं पार्टी के वो कहाँ पे लेजिस्लेचर में, मतलब जो मेजोरिटी ऑफ टेस्ट है वो कहाँ पे अप्लाई हो रहा है। तो ये सब चीज़ें भी कंसीडर की जाती हैं। एंड इट फेल बैक ऑन टेस्टिंग मेजोरिटी अमॉन्ग द इलेक्टेड एमपीज एंड एमएलए को भी देखा जाता है। क्या मतलब पुराने टाइम में ऐसा हुआ है, पास्ट में ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं, तो हुआ है काफ़ी सारे, एक न्यू फिनोमिनन तो ये है नहीं। पास्ट की अगर हम बात करें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सबसे पहले हुआ था आईएनएससी में हुआ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस में स्प्लिट हुआ था 1969 में। उसमें कांग्रेस ओ एंड कांग्रेस आई बनी थी। सिमिलर स्प्लिट हैपन इन AIADMK, जनता दल एंड समाजवादी पार्टी में भी देखने को मिला था। In all these cases, the election commission went through the above mentioned process. However, many of these cases landed in the Supreme Court. तो अगर सबसे मेन जो यहाँ पे देखने को मिलेगा वो 1960 वाला 69 देखने को मिलेगा केस, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड कर दिया था जो इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर था टेस्ट ऑफ मेजोरिटी का, ठीक है। लेकिन यहाँ से फिर माइलस्टोन जजमेंट आया था, and the election commission as the apex court upheld the constitutional validity of the election symbols reservation allotment order 1968। तो इसको क्या कर दिया था, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर दे दिया था, द स्टेटस ऑफ सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये था। और इससे पहले कह रहे हैं कि क्या मैकेनिज़्म था, तो 1968 से पहले क्या होता था, एक बार जैसे सीपीआई में स्प्लिट हुआ था 1964 में, तो जो ग्रुप था, ठीक है, वो इलेक्शन कमीशन को उसने अप्रोच किया और ये बोला कि उनको सीपीआई मार्क्सिस्ट जो है रिकॉग्नाइज किया जाए, और इलेक्शन कमीशन ने भी रिकॉग्नाइज कर लिया था। और उस टाइम पे इलेक्शन कमीशन की कोई भी इस तरीके की गाइडलाइंस नहीं थी, जस्ट यूज्ड कॉमन सेंस टू गिव इट्स वर्डिक्ट थ्रू नोटिफिकेशन। अपने कॉमन सेंस के बेसिस पे वो ये करते थे, ठीक है। लेकिन वेरी सुन दे डिसाइडेड, और फिर ये जो इशू, मतलब ये आया नोटिफिकेशन सिंबल्स ऑर्डर इन 1968, और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। हाउएवर 1997 इलेक्शन कमीशन इंट्रोड्यूस अ न्यू रूल अंडर विच वन फैक्शन got the party symbol while the other one had to register itself as a separate party, ठीक है, ये भी है। और तो जुडिशियल टेस्ट से पास मतलब होना ज़रूरी है, जुडिशियल स्क्रूटनी यहाँ पे होनी ज़रूरी है, डिटेल्ड एंड होलिस्टिक ऑर्डर। बाकी जो इम्पोर्टेंट था, रूल ऑफ लैंड सुप्रीम मस्ट अबाइड बाय लॉज एंड हाउस पैनल टू ट्विटर, ना कि आपको रूल ऑफ लॉ पे एडहर रहना चाहिए, जो हमारे इंडिया के रूल्स हैं। और अब हमारी ही कंट्री में आके हमारे रूल्स को, हमारे लॉ एंड रेगुलेशन आप पूरी तरीके से प्रॉपर फॉलो नहीं कर रहे हो, है ना, तो ये क्या करना होगा, आप सोशल मीडिया का मिसयूज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है। दूसरा जो यहाँ पे था, दिल्ली हाई कोर्ट ऑर्डर सरप्राइजिंग नीड टू एग्जामिन रीडिंग ऑफ यूएपीए। तो यूएपीए पे हम काफ़ी बार डिस्कशन कर चुके हैं कि क्या ये है, 1967 का जो था एक्ट, उसमें अमेंडमेंट किया गया था, और काफ़ी इसको ड्रैकोनियन लॉ बोला जाता है। और अभी जो बेल ग्रांट हुई है आसिफ इकबाल तन्हा और कलिता एंड देवांगना नताशा नरवाल, ठीक है, तो इन सबको ये बोला गया सुप्रीम कोर्ट ने कि हम इसको रिवाइज तो नहीं कर सकते जो दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर है, बट हम यूएपीए एक्ट के संदर्भ में कुछ देखेंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम इन्वेंटिंग द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, द जुडिशरी हैज प्लेड अ हाईली प्रोटेक्टिव रोल इन इंश्योरिंग दैट इंडियाज डेवलप इनटू अ थ्राइविंग डेमोक्रेसी, ठीक है। तो ये आया भी था 2014 में, एक क्वेश्चन था जुडिशियल एक्टिविज्म के ऊपर। और बाकी एक यहाँ पे एक और न्यूज़ थी, नॉट माई कॉल, नो कंसेंसस अमंग पार्टीज ऑन वर्चुअल हाउस पैनल मीटिंग से स्पीकर। तो यहाँ पे ये बोला गया कि जो पार्टीज़ में क्या है, मीटिंग्स होल्ड करने के लिए एक सेंसस नहीं है, कंसेंसस यहाँ पे मतलब नहीं बन पा रहा है। एंड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज़ और ऑनलाइन, एंड दे हैड इशूड नो रिस्ट्रिक्शन रिगार्डिंग नॉट कन्वेनिंग द सेम, ठीक है।
और इनफैक्ट देर वॉज नो कंसेंसस वो कंडक्टिंग द स्टैंडिंग कमिटीज ऑनलाइन। तो यहाँ पे एक बार मैं स्टैंडिंग कमिटीज़ के बारे में बता देती हूँ आपको, पॉलिटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये हो जाएगा। ठीक है, पॉलिटी का क्वेश्चन। देखो ऐसी कमिटीज़ होती हैं, ठीक है, जो अपॉइंट की जाती हैं हाउस के द्वारा, ठीक है, जो नॉमिनेट की जाती है स्पीकर के द्वारा, और जो किसके डायरेक्शन के अंतर्गत काम करती हैं, स्पीकर के द्वारा। और ये अपनी रिपोर्ट जो है हाउस ऑफ द स्पीकर या फिर सेक्रेटरीट को प्रेजेंट करती हैं। अब अलग अलग टाइप की कमिटीज़ होती हैं, स्टैंडिंग कमिटीज़ बोला जाता है। तो इनका जो एग्जिस्टेंस होता है वो अनइंटरप्टेड होता है, और ये एनुअल बेसिस पे रिकॉन्स्टिट्यूट की जाती हैं। ठीक है, फिर ये स्टैंडिंग कमेटी फर्दर डिवाइड की जाती है। स्टैंडिंग कमेटी डिवाइड की जाती है फाइनेंशियल कमिटीज़, ठीक है, फाइनेंशियल कमिटीज़ में, और दूसरा डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज़ में। ठीक है, डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज़ में। अब ये जो फाइनेंशियल कमिटीज़ होती हैं, फाइनेंशियल कमिटीज़, इनको बोला जाता है पर्टिकुलर पावरफुल। 3 फाइनेंशियल कमिटीज़ हैं, जिसमें क्या आती है आपकी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। दूसरा आती है आपकी एस्टिमेट्स कमेटी, ठीक है, एंड द कमेटी ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग, कमेटी ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग। ठीक है, तो ये आती है। सेलेक्ट कमिटीज़ जो होती हैं ये फॉर्म होती है स्पेसिफिक पर्पस के लिए। स्पेसिफिक पर्पस मतलब कि अगर कोई भी अगर जैसे बिल है, अगर उसको डिस्पोज करना है, ठीक है, तो जैसे ही वो मतलब डिस्पोज हो गया है बिल, तो वो जो कमेटी है वो भी सीज हो जाती है, उसकी भी समाप्ति उसी टाइम हो जाती है। ठीक है, तो सेलेक्ट कमेटी होती है। डीआरसीज जो होती हैं वो डिपार्टमेंट रिलेटेड कमिटीज़ होती हैं। ठीक है, 13th लोकसभा तक तो डीआरसी 45 मेंबर्स थे, 30 नॉमिनेटेड लोकसभा से और 15 जो थे राज्यसभा से। उसके बाद रिस्ट्रक्चरिंग हुई इनकी जुलाई 2004 में। तो अभी जो है डीआरसीज, दैट इज डिपार्टमेंटली रिलेटेड कमिटी, इसके 31 मेंबर्स हैं, 21 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। ये नॉमिनेट की जाती हैं लोकसभा स्पीकर के द्वारा और राज्यसभा के चेयरमैन के द्वारा, और मैक्सिमम पीरियड जो होता है 1 ईयर का होता है। कमिटीज़ आर रिकॉन्स्टिट्यूटेड एवरी ईयर कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइन। ठीक है, फिर आर्टिकल 105 और 118 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक प्रिविलेज देता है किसको, पार्लियामेंट के मेंबर्स को, कि ये क्या करेंगे, इनको मतलब अथॉरिटी है कि ये कमेटी बना सकते हैं। और आर्टिकल 118 ऑन पार्लियामेंट्स अथॉरिटी टू मेक रूल्स, ठीक है, कि क्या यहाँ पे प्रोसीजर होंगे, क्या बिजनेस ऑफ कंडक्ट होगा, तो ये सब इसके लिए होता है, कंडक्ट ऑफ बिजनेस। अब पब्लिक अकाउंट कमेटी एंड द कमिटी ऑफ द पब्लिक अंडरटेकिंग की जो बात करें, 22 मेंबर्स इनके होते हैं, 15 जो होते हैं इलेक्ट लोकसभा से होते हैं, 7 राज्यसभा से। एस्टिमेट कमेटी के 30 मेंबर होते हैं, और 30 के 30 जो मेंबर होते हैं लोकसभा से होते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल कमेटी के अंतर्गत जो आती है एस्टिमेट कमेटी, एंड पीसीए पब्लिक, पीएसी पब्लिक अकाउंट कमेटी एंड पब्लिक अंडरटेकिंग। तो ये याद रखना है, इसमें 30 मेंबर लोकसभा से एस्टिमेट कमेटी के, और पब्लिक अकाउंट कमेटी से 15 लोकसभा से, और 7 जो होते हैं राज्यसभा से। ठीक है, एंड एक कमेटी तो डिटेल्ड में एक बार देख ही लो, क्योंकि ये काफ़ी बार न्यूज़ में रहती थी। अभी वैक्सीनेशन को लेके भी ये न्यूज़ में थी, पब्लिक अकाउंट कमेटी। तो हर साल फॉर्म होती है, और स्ट्रेंथ ऑफ नॉट मोर देन 22 मेंबर्स, ऑफ विच 15 आर फ्रॉम लोकसभा एंड 7 फ्रॉम राज्यसभा। तो 22 मेंबर होते हैं, जिसमें 15 हो गए आपके लोअर हाउस से, दैट इज़ लोकसभा, एंड आपके 7 हो गए अपर हाउस से, दैट इज़ नोन एज राज्यसभा। टर्म ऑफ ऑफिस जो होता है, टर्म ऑफ ऑफिस 1 साल तक का होता है, और जो चेयरमैन होते हैं इसके इज अपॉइंटेड बाय स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है, 1967 से जो इसके चेयरमैन हैं कमेटी के, वो कहाँ से इलेक्टेड होते हैं, ऑपोजिशन, लीडर ऑफ ऑपोजिशन या फिर अपोजिशन पार्टी के। ठीक है, इनका जो काम होता है मेन, जो सीएजी है, ठीक है, उनकी मतलब ऑडिट रिपोर्ट ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल आफ्टर इट इज लेड इन द पार्लियामेंट। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो ये ओल्डेस्ट है ऑफ ऑल हाउस पैनल एंड कमिटी ऑन पब्लिक अकाउंट्स वाज फर्स्ट सेटअप 1921 में की गई थी, जो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड हैं। ठीक है, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, वहाँ से ही यहाँ से स्टार्ट होती है इसकी। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ लिमिटेशन भी होती हैं, जैसे कि एनी रिकमेंडेशन, मतलब जो भी कमिटी की रिकमेंडेशन होगी वो केवल एडवाइजरी होगी। ठीक है, वो मिनिस्ट्रीज के द्वारा इग्नोर भी की जा सकती है, और बीइंग ओनली एन एग्जीक्यूटिव बॉडी इट कैन नॉट एन ऑर्डर, ओनली द पार्लियामेंट टेक अ फाइनल डिसीजन ऑन इट्स फाइंडिंग। तो ये कुछ कुछ इसकी क्या होती हैं, लिमिटेशंस भी होती हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी के जो न्यूज़ है वो कल हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे हैड, गुड नाइट।